तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सर्किट, विद्युत धारा एवं परिपथ, इसके हर एक टॉपिक को एकदम सहज सरल और आसान भाषा में बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ समझने वाले हैं। इसके पहले एक इंफॉर्मेशन बस छोटा सा है कि यदि आपको कक्षा 10th साइंस से संबंधित किसी भी चैप्टर्स का नोट्स चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, जिसके थोड़े से चार्ज निर्धारित किए गए हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे यदि आप मैसेज करते हो तो आपको वहां से नोट्स का डिटेल दे दिया जाएगा। नोट्स बिल्कुल ही रंगीन बाइलिंगुअल यानी कि दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखे गए हैं। बहुत प्यारे प्यारे नोट्स हैं, तो यदि आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। यदि आप एबल नहीं है परचेज करने के लिए, बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए, जो कुछ भी बताया जाता है उसको सुनिए, समझिए और कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। हर एक बात को नोट करते चलिए और अपने नोट्स कॉपी में उसको एकदम अच्छे राइटिंग के साथ बना लीजिए। क्योंकि देखिए क्या है कि जब नोट्स आपका सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा लिखा होता है ना, तो उसको पढ़ने का भी मन करता है। जब आप अपने नोट्स को खोलेंगे तो आपके लिखावट सुंदर होनी चाहिए, जिसके कारण आप उसके प्रति आकर्षित हो सकें और आपका पढ़ाई में मन लगे। इसीलिए आपको नोट्स बनाने के लिए फोर्स किया जाता है। आइए बिना किसी देरी के, बिना कोई इधर उधर की बात की, जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। एकदम लॉजिक के साथ बिल्कुल सहज सरल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली बात कि आपका जो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ, इसी को सबसे पहले समझने पर हम जोर देते हैं। सबसे पहली चीज इसके लिए हमें जो जानना होगा वह आप कक्षा 9वीं में जान चुके हैं, जिसका नाम है आवेश। जिसका नाम है आवेश, जिसे हम कहते हैं चार्ज। आवेश या जिसे हम कहते हैं चार्ज। अब आवेश क्या चीज होती है, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं हर चीज को एकदम उसके जड़ से पढ़ाऊं ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम आवेश को समझेंगे, क्योंकि विद्युत धारा जो है सीधा सीधा संबंध रखती है किससे? सीधा सीधा संबंध रखती है आवेश से। यानी विद्युत धारा का जब भी जिक्र किया जाएगा किससे आप समझोगे? आवेश से इसका मतलब समझोगे। तो आवेश यानी कि चार्ज क्या होता है? किसी भी वस्तु का एक गुणधर्म है, किसी भी वस्तु का, जैसे मां का गुण है आपको प्यार करना, उसी प्रकार से यदि कोई एक वस्तु है तो उसका एक गुण है जिस गुण के कारण वह वस्तु विद्युत या चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। कहने का मतलब आप क्या समझ पाए कि यदि सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि यदि कोई वस्तु है उसमें किसी भी प्रकार का अगर विद्युतीय गुण या चुंबकीय गुण आपको देखने को मिलता है तो सीधा सीधा आप समझ जाएंगे कि इस वस्तु के अंदर क्या है? इस वस्तु के अंदर चार्ज है, आवेश है। तो यानी कि विद्युत धारा सीधा सीधा किससे संबंध रखती है? आवेश से। विद्युत धारा का नाम जब कभी भी जोड़ा जाएगा तो क्या आप समझोगे कि उसमें क्या है? आवेश है। अब कक्षा 9वीं में एक टॉपिक आपने और पढ़ा, जिस टॉपिक का नाम क्या था? स्थिर वैद्युत। क्या नाम था? स्थिर वैद्युत। हमने बताया कि विद्युत का मतलब सीधा सीधा किससे है? आवेश से है। और अगर इसमें आपका स्थिर जुड़ गया तो स्थिर जुड़ गया, स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो यानी कि आपका होगा कि रुका हुआ आवेश का अध्ययन, रुका हुआ आवेश का अध्ययन। यानी कि अगर आप स्थिर विद्युत में जाते हैं तो आप वहां पे रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। स्थिर का मतलब रुका हुआ, वैद्युत का मतलब किससे है? आवेश से है। तो रुके हुए आवेश का अध्ययन यहां पे आपको कराया जाएगा, वह आपका होगा स्थिर वैद्युत, जिसे आपने कक्षा 9वीं में पढ़ लिया है। अब आज का ये जो धारा लग गया ना, धारा, अब इसके साथ स्थिर लगा था, इसके साथ धारा लगा है। अब धारा का मतलब क्या? जैसे अगर जल बह रहा है तो हम कहते हैं जल धारा। अगर दूध कहीं पे बह रहा है तो उसे हम कहते हैं दुग्ध धारा। उसी प्रकार से यदि धारा का मतलब ही होता है बहना। धारा का मतलब ही क्या होता है? बहना। अब विद्युत का मतलब किससे है? आवेश से। तो यदि जहां कहीं पे आवेश का बहना हो रहा हो, आवेश का बहना, या जहां कहीं पे आवेश का चलना हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। क्या मतलब आपने समझा?
कि जहां कहीं पे आवेश चल रहा हो। कक्षा 9वीं में आपने क्या पढ़ा कि आवेश जो था रुका हुआ था, चल नहीं रहा था, छोटा बच्चा था। अब कक्षा 10वीं में आकर के जो आवेश है वह छोटा बच्चा नहीं, अब बड़ा बच्चा हो चुका है, जो कि क्या करता है, चलता है। और जब चलता है तो विभिन्न प्रकार की शैतानियां भी करेगा, और उसी शैतानियों को आज के इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में आता है परिपथ। जैसे हम कहते हैं यदि जलधारा, तो जल का बहना जलधारा कहलाता है। अब जल कहां बहता है? नदियों में बहता है। कहां बहता है? पाइप के माध्यम से बहता है। तो किसी भी जिस माध्यम से बहता है उसे क्या कहते हैं? हम रास्ता कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? हम जिसमें चलते हैं हमारे द्वारा चलने वाला रास्ता कहलाएगा। जल जिसमें चलेगा जल के द्वारा चलने वाला रास्ता कहलाएगा। और जहां पे विद्युत धारा यानी कि आवेश का चलना जिस मार्ग से होगा उसे हम क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर का नाम जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आपके मुख्य जो टॉपिक है इस चैप्टर के, आइए चलते हैं टॉपिक के ऊपर और जल्दी से हम करते हैं परिभाषित किसको? विद्युत आवेश को। सबसे पहले विद्युत धारा को, सबसे पहले हमने तो ये आपको मोटा मोटी मतलब समझा दिया बिल्कुल बेसिक में, ताकि आप विद्युत धारा की फीलिंग अच्छे से ले सको। अब आप कहो कि सर ऐसा हमें बता दीजिए कि जो कि विद्युत धारा की स्टैंडर्ड परिभाषा हो, विद्युत धारा की स्टैंडर्ड परिभाषा हो, उसे आप बता दीजिए। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि विद्युत धारा जो है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक भी सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आप ये कह सकें कि सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया। अब हम परिभाषित करेंगे विद्युत धारा को। इसको जानने के लिए आप एक छोटा सा सूत्र याद रख सकते हैं। एक छोटा सा सूत्र क्या याद रख सकते हैं? Q बराबर आपका होता है IT, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा Q बटे T, जहां पे Q क्या है? आवेश। आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q, स्मॉल q या कैपिटल Q। तो यहां पे हम क्या लिख ले रहे हैं? कैपिटल Q लिख ले रहे हैं, स्मॉल q से भी प्रदर्शित करते हैं। और T फॉर क्या है? समय। यानी कि विद्युत धारा I बराबर आपका होता है, ये आपका है आवेश, ये आपका क्या है? आवेश। और ये आपका क्या है? समय। ये क्या है? आपका समय। अब हमें विद्युत धारा को परिभाषित करना है। हमें ऐसा परिभाषित करना है कि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, आप समझ जाए। आइए समझाते हैं। सबसे पहली चीज की पहली परिभाषा अगर इससे हम बना दें, परिभाषा को बनाने सीखिए ताकि फिर आपको ये रटने की जरूरत ना पड़े, आपको बस ये छोटी सी बात बस याद हो जाए। तो इस छोटी सी बात से ही आप परिभाषा का निर्माण स्वयं से कर सके। आइए देखते हैं। I बराबर है आवेश बटे समय। तो एक तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि आवेश और समय का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत धारा। कहोगे कि सर बहुत सरल है, थोड़ा और अच्छे से बता दीजिए, अच्छी इसकी परिभाषा बता दीजिए। तो फिजिक्स की स्टैंडर्ड परिभाषा बताते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर जो यहां पे नीचे दिया हो उसको हम क्या मान लेंगे? एक। नीचे जो दिया हुआ है उसको हम क्या मान लेंगे? 1 सेकेंड। उसको हम क्या मान लेंगे? 1 सेकेंड। और विज्ञान की भाषा में एक को हम कहते हैं एकांक। विज्ञान की भाषा में एक को हम क्या कहते हैं? एकांक। तो एकांक क्या है? समय है। एकांक क्या है? समय है। और हमने अभी बताया कि विद्युत धारा की हम बात कर रहे हैं, तो विद्युत धारा का मतलब जैसे ये आपका Q है, आवेश है, तो इस आवेश का चलना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। आवेश का चलना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो ये आवेश क्या होगा? चलेगा। ये आवेश क्या होगा? चलेगा, यानी प्रवाहित होगा। तो इसे हम कहते हैं प्रवाहित आवेश। क्या कहते हैं? प्रवाहित आवेश की मात्रा। एक छोटा सा जोड़ दो। अब बनाओ परिभाषा। देखो क्या क्या परिभाषा बन जा रहा है कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। सिंपल सा मतलब है। फिर से एक बार हो जाए। सबसे पहले जो कुछ भी परिभाषा बनाने का ये लॉजिक है कि जो कुछ भी नीचे आपका दिया हो उसको हम मान लें एक। और विज्ञान की भाषा में, भौतिक विज्ञान की भाषा में एक को कहते हैं एकांक। एकांक क्या है? समय है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। एक और परिभाषा बना दे, एक और परिभाषा बना दे। दो तो हो गया। आवेश और समय का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत धारा। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा। एक और परिभाषा बना दे। जहां कहीं पे समय का भाग दिया गया हो उसको हम पढ़ते हैं की दर।
जहां कहीं भी फिजिक्स के अंदर समय से भाग दिया जा रहा हो उसे आप क्या पढ़ोगे? की दर। तो प्रवाहित आवेश की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। अब सिंपल सा देसी भी परिभाषा समझ लीजिए कि जैसे ये कोई परिपथ है, यानी विद्युत धारा के बहने का, आवेश के बहने का कोई रास्ता है, इस पर एक बिंदु ले लें और इस बिंदु से एक सेकेंड में इस बिंदु से जितने भी आवेश जाएंगे उसकी मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इतनी बातें विद्युत धारा के बारे में हमने बताया। और यदि हम बात करें I का मात्रक, तो I का मात्रक क्या हो जाएगा? ये देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो जो I का मात्रक यानी विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपका कूलाम बटे सेकेंड। और कूलाम बटे सेकेंड विद्युत धारा का जो अध्ययन किया ना, उस वैज्ञानिक का नाम था एम्पियर। अब एम्पियर को सम्मान देने के लिए कूलाम बटे सेकेंड को हम किस नाम से जानते हैं? एम्पियर के नाम से जानते हैं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है, चाहे तो आप कहें कूलाम बटे सेकेंड, और कूलाम बटे सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो जो विद्युत धारा का मात्रक है वह क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? वह एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा एक क्या है? यह I जो है एक अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा कि यह अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है यह आप कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे, अभी बताने की आपको जरूरत नहीं है। अभी आप इतना याद रखिएगा कि विद्युत धारा एक कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कई बातें हमने बताई। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटे सेकेंड या एम्पियर होता है। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। इतनी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, हो भी गई होंगी याद। अब देखिए, एक चीज जितना ही आप अंदर तह तक घुसते जाएंगे ना, उतनी ही चीजें आपको बढ़ती जाएंगी और आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, ये आया एम्पियर। अब परीक्षा में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से, सिंपली ए से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर कहता है कि एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए, यानी एक एम्पियर अगर एक एम्पियर को आपको परिभाषित करना हो तो एक एम्पियर किसके बराबर होता है? अगर ये वाला जो आपका सूत्र अभी हमने बताया, थोड़ा सा देखिए परिभाषा बनाने का जो टेक्निक है, इस चीज को आप पकड़िएगा कि जो आपका विद्युत धारा है यानी कि I है, वह किसके बराबर है? कूलाम बटे सेकंड के बराबर है। कूलाम बटे सेकंड के बराबर है कि नहीं है? और यही चीज क्या कहलाती है? यही चीज कहलाती है एम्पियर। कहलाती है कि नहीं कहलाती है? अभी हमने बताया आपको। अब अगर इस कूलाम को हम कितना मान लें? एक मान लें। कूलाम यानी कि प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम कितना मान लें? प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम मान लें एक कूलाम। और जो समय है उसको कितना मान लें? 1 सेकेंड मान लें। तो 1 बटे 1 होगा कि नहीं? तो इधर जब 1 बटे 1 करेंगे तो यह 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 1 बटे 1 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 से 1 नीचे कट जाएगा, 1 एम्पियर बचेगा आपका। अब इसी चीज को आपको विज्ञान के लैंग्वेज में थोड़ा सा बनाना है। एक चीज इसमें ऐड करना है। विद्युत धारा किसमें बहती है? चालक में। विद्युत धारा किसमें बहती है? चालक में, जिसे कंडक्टर कहते हैं। कक्षा 9वीं में भी आपने पढ़ा। तो विद्युत धारा किसमें बहती है? चालक में। यदि कोई चालक पदार्थ है तो उसमें विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। तो एक चीज यहां पे लगाएंगे कि यदि किसी चालक में मैं जो बता रहा हूं ना, उस चीज को आप बिल्कुल सुनते चलें और अपने नोट्स कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो कॉपी पेन में नोट करते चलें। ये सारी चीजें आपको नोट्स में बकायदा विधिवत लिखी हुई मिल जाएंगी। तो यहां पे क्या है? यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी हो? 1 कूलाम, और समय कितना हो? 1 सेकेंड। यानी यदि 1 सेकेंड में यदि किसी चालक
में 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है या 1 एम्पियर कहलाता है। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर से एक बार, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में या एकांक समय में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो या प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तो उसकी जो विद्युत धारा है वह 1 एम्पियर के बराबर हो जाती है। यही तो हमने समझाया ना कि यदि ये और ये दोनों 1-1 हो जाएं तो 1/1 1 होगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो अब इसी को परिभाषित करना है, धारा किसमें बहेगी, आवेश किसमें बहेगा, चालक में। तो यदि किसी चालक में एकांक समय में, एक को क्या कहते हैं, एकांक, सेकंड क्या है, समय। तो एकांक समय में यदि प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तो वह विद्युत धारा किसके बराबर हो जाती है, 1 एम्पियर के बराबर हो जाती है। 1 एम्पियर के बराबर हो जाती है। यही आपका है एम्पियर की परिभाषा या 1 एम्पियर की परिभाषा। यदि किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा यदि 1 कूलाम हो तो उस विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। सिंपल सी परिभाषा है। अब इसी एम्पियर की परिभाषा को सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखने से होता है कि आपको हमेशा के लिए यहां डिजिटल बोर्ड पर छप जाता है, आपको यह याद रहता है कि हमने सर के कमेंट बॉक्स में हमने इसकी परिभाषा लिखी थी। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि 1 एम्पियर की परिभाषा कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। एक छोटा सा और भी टॉपिक है, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आइए देखते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है अगर माइक्रोन, कहीं पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोन। समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में आपको काम देगा हमेशा। यदि आपके पास क्या लिखा हुआ है, जैसे यदि आपके पास लिखा हुआ है एक, इसको पढ़ते हैं म्यू या माइक्रोन, तो 1 माइक्रो एम्पियर, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, एम्पियर। तो अगर कहीं पे 1 माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है तो इस माइक्रो का मतलब जो होता है ना, यह 10⁻⁻6 होता है। कितना होता है, 10⁻⁻6, और इसके साथ एम्पियर लिखा हो तो एम्पियर हो जाएगा। यानी 1 माइक्रो एम्पियर बराबर आपका हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। समझ में आई बात। हमने कुछ नहीं किया, यहां पे माइक्रो का मतलब बस याद रखेंगे कि 10⁻⁻6 होता है। अगर यहीं पे माइक्रो के जगह पर अगर एक आपका आ जाए नैनो, 1 नैनो एम्पियर आ जाए, कितना आ जाए, 1 नैनो एम्पियर, तो ये जो नैनो होता है ना 10⁻⁹ के बराबर होता है, तो ये 10⁻⁹ एम्पियर हो जाएगा। और यदि यहीं पे पिको आ जाए, यानी कि स्मॉल पी आ जाए, 1 पिको एम्पियर बराबर, तो ये 10⁻12 एम्पियर के बराबर होता है। और यदि 1 मिली एम्पियर आ जाए, 1 मिली एम्पियर आ जाए, तो यह 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। इस टेबल को आप इतना सा याद रखेंगे, आपको काम पड़ सकता है। अब देखिए यहां पे कंसेप्ट बस याद रखिएगा कि जो माइक्रो है 10⁻⁻6, जो नैनो है 10⁻⁹, और जो आपका पिको है 10⁻⁻12, जो मिली है वह 10⁻⁻3। अब अगर इसके जगह पे एम्पियर की जगह पे कुछ भी हटा दे, जैसे अगर कह दे एक माइक्रो लीटर कह दे, तो 1 माइक्रो लीटर में 10⁻⁻6 लीटर, एम्पियर के जगह पे लीटर आ जाएगा। अगर कह दे कि 1 पिको लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻, का पिको का मतलब 12 होता है, तो 12 क्या हो जाएगा, लीटर। अगर यही कह दे 1 पिको केजी, तो यह क्या हो जाएगा, 10⁻12 केजी। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ऐसे गुणधर्म जिसका मापन किया जा सके उसे हम कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे मां का प्यार का मापन नहीं किया जा सकता, मां आपकी कितने किलो आपसे प्यार करती हैं ये हम नहीं माप सकते, इसलिए मां का प्यार भौतिक राशि नहीं है। लेकिन जिस भी चीज का हम यथार्थ पूर्वक मापन कर सकें, जो मापा जा सके, उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। तो विद्युत धारा को भी, जो आपने अभी अभी विद्युत धारा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, उस विद्युत धारा का हम मापन कर सकते हैं। क्योंकि विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, विद्युत धारा को
हम किस में मापते हैं? अभी हमने पढ़ा किसमें? एम्पियर में। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में, यानी विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है। विद्युत धारा एक भौतिक राशि है। अब बात यहां यह बनती है कि जब विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है तो आखिर इसको मापेंगे किसमें? तो एक युक्ति है, एक मशीन होता है जिसे हम कहते हैं अमीटर। तो विद्युत धारा का जो मापन होता है, विद्युत धारा का जो मापन होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? अमीटर के द्वारा किया जाता है। और इसका सिंबल, इसका चिन्ह इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं अमीटर। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का हम क्या करते हैं? मापन करते हैं। और अमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? अमीटर के द्वारा किया जाता है। और अमीटर को हमेशा किसके क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है? एक प्रश्न ये भी बनता है, तो आपको बता दें कि जो अमीटर होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है ना, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है? बहुत कम होता है। बहुत क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसमें बहुत सारी धारा बह जाएगी, इकट्ठा बहुत सारी धारा बह जाएगी और ये अमीटर आपका क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसका जो प्रतिरोध होता है वह कम होता है। प्रतिरोध का मतलब अभी मैं आपको आइए बताता हूं कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट। धारा के मार्ग में रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में रुकावट। अब समझिएगा इसको धारा के मार्ग में रुकावट। अब देखिए एक चीज अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा बट बट करके चलती है, और यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा इकट्ठा बहती है। तो अगर इसको श्रेणी क्रम, चूंकि प्रतिरोध इसका है बहुत कम, अब इसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसकी जो धारा है वह एक लाइन में जाएगी। जितनी भी धारा होगी एक साथ होकर के गुजरेगी। तो एक साथ होकर के गुजरेगी, इसका प्रतिरोध बहुत कम है, धारा के मार्ग में रुकावट कम है, तो इसमें रुकावट क्या आएगी? मतलब धारा को मापना है ना, अगर उसके मार्ग में रुकावट ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम माप नहीं सकते। इसलिए अमीटर का जो प्रतिरोध क्या किया जाता है? बहुत कम रखा जाता है। और श्रेणी क्रम का मतलब कि एक के बाद एक, एक के बाद एक इस प्रकार से जुड़ा हो, तो इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। अब यहां से जितनी धारा जाने वाली है यहां पे हमने लगा दिया अमीटर, इसने पूरी धारा को क्या कर लिया? माप लिया। अब अगर इसी को समांतर क्रम में जोड़ें तो समांतर क्रम में इकट्ठा उसमें से बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित हो जाएगी और अमीटर आपका टूट जाएगा। इसलिए इसे हमेशा हम किसके क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आइए आपके यहां आपके बुक में कुछ टेबल दिया हुआ है, कुछ चिन्ह दिए हुए हैं जो भौतिक विज्ञान में आपके बहुत काम आएंगे। या अगर ऐसा कहीं पे कोई चिन्ह है तो इसे हम कहते हैं सेल, और कई सेल मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाती है। तो बैटरी का चिन्ह सिंबल इस प्रकार से हो जाता है। अगला है आपका संयोजी तार। संयोजी का मतलब जोड़ने वाला। ये देखिए एक बिंदु यहां पे दिया हुआ है, एक बिंदु यहां पे दिया हुआ है, इस बिंदु पर भी दूसरा तार आके जुड़ सकता है, इस बिंदु पे भी दूसरा तार जुड़ सकता है। इसलिए इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? संयोजी तार। अगर यू 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 करके अगर कोई जा रहा हो, इस प्रकार से कुछ दिख रहा हो, तो इसे हम कहते हैं प्रतिरोध। अगला है संधि तार। संधि किसको कहते हैं? यहां पे देखिए दो तार आपस में आकर के मिल रहे हैं, और जहां पे दो तार आपस में आकर के मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संधि तार कहते हैं। तो दो तार आपस में मिल रहे हैं इसलिए इसे संधि तार। परिवर्ती प्रतिरोध। इसी प्रतिरोध में एक अगर ऐसे एरो बना दीजिए तो इस यही क्या हो जाता है? परिवर्ती प्रतिरोध, यानी ऐसा प्रतिरोध जिसका मान परिवर्तित होता हो। इस प्रकार का अगर कोई चिन्ह है तो विद्युत बल्ब का चिन्ह है। अमीटर का चिन्ह हमने ऐसा बताया। वोल्ट मीटर, अभी आप विभवांतर और विभव पढ़ेंगे जिसका मापन हम वोल्ट मीटर के द्वारा करते हैं। अगला है स्विच चालू या बंद। अगर इस प्रकार से दो एरो करके आपको दिया है, इस प्रकार से दो एरो दिए हुए हैं तो स्विच बंद है, और इस तरह से अगर एक एरो है बीच में खुला हुआ है तो स्विच बंद नहीं है। या इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर एक बिंदी लगा दिए तो स्विच यानी कि धारा बह रही है, स्विच चालू है, और यदि इसमें बिंदी नहीं लगी है तो धारा नहीं बह रही है, स्विच बंद है। अगर आपका फ्यूज है तो फ्यूज का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। इस तरह से अगर सिंबल दिया हुआ है तो ये आपका सिंबल फ्यूज का है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक
ऑफ दिस चैप्टर आपका है विद्युत विभव एवं विभवांतर। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं हम विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव को समझते हैं। अब आपका अगला जो टॉपिक है वह है विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक डिफरेंस। इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्या चीज होती है? सबसे पहले आइए इसके पहले हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र को। आपने देखा होगा चुंबक देखा होगा, अगर दो चुंबक हैं एक दूसरे को अगर पास लाते हो तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं, एक दूसरे को अपने आप खींचते हैं। जैसे अगर यहां पर इस चुंबक को इसके नजदीक अगर यहां पे ला दोगे तो यह चुंबक इसको अपने आप क्या करेगा? खींच लेगा। लेकिन यही चुंबक एक अगर आपके पास हो और एक आपके मित्र के घर पे हो तो क्या एक दूसरे को खींचेंगे? नहीं खींचेंगे। क्यों? क्योंकि यह चुंबक इसको तभी खींचेगा जब यह चुंबक इस चुंबक के क्षेत्र में आ जाए, यानी इस चुंबक के चारों ओर एक विशेष क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा चुंबक आता है तो यह चुंबक इस पर बल लगाएगा, या तो खींचेगा या तो ढकेलेगा। ठीक इसी प्रकार आवेश के भी साथ होता है कि यदि आपका कोई भी आवेश रखा हुआ है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के अंदर यदि किसी भी अन्य आवेश को अगर हम लाएं तो वह इस आवेश पर या तो बल लगाता है या बल का अनुभव कराता है। तो इस क्षेत्र को, इस चारों ओर की बाउंड्री को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका कोई आवेश रखा हुआ है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को लाया जाएगा तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। अब मान लो एक एकांक परीक्षण आवेश Q0 को हम कहते हैं एकांक परीक्षण आवेश, यानी कि छोटा सा आवेश। अब अगर छोटा सा आवेश बिंदु A पर रखा हुआ है, कहां? किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर। यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में इस Q0 को A से बिंदु B तक ले जाने में हमें कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगा रहा है, तो उस बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य आपका क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी किसी भी एकांक परीक्षण आवेश को, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण आवेश को, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि अगर बिंदु A है तो बिंदु A का कुछ अलग विभव होगा और बिंदु B का अलग विभव होगा। यानी इस पर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कार्य करना पड़ रहा है। भाई ये अपने आप तो उठ के जाएगा नहीं, क्योंकि ये बल लगा रहा है इस पर, तो इसके विरुद्ध इसको उठा करके यहां पे रखने पर, बिंदु A से या B पर रखने पर कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य आपका क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर A और B के बीच का विभवांतर है, तो इसे हम VAB से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? VAB से प्रदर्शित करते हैं। तो VAB बराबर क्या होगा? किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश, यानी कि Q0। अब इसकी परिभाषा ऐसे भी तो हम बना सकते हैं ना, आवेश छोटा सा है, छोटा सा का मतलब एक है, एक को क्या कहते हैं? एकांक। तो इसको हम कहते हैं एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश कहते हैं। अब एकांक परीक्षण आवेश को क्या करना है? इस पर कार्य करना है। क्या करना है? कार्य करना है। और उस कार्य को कहां करना है? विद्युत क्षेत्र के अंदर। और विद्युत क्षेत्र के अंदर यहां A B लिखा हुआ है, तो बिंदु A से B के बीच में। तो इस चीज को परिभाषित कीजिए कि एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही क्या है? विद्युत विभवांतर। और VAB अगर लिखा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे VA माइनस का VB बराबर W बटे Q0। यही आपका है विभवांतर, यही क्या है? आपका
विभवांतर। कौन सा विभवांतर? वैद्युत विभवांतर। कौन सा विभवांतर है? वैद्युत विभवांतर। इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। विभव और विभवांतर में छोटा सा अंतर है। विभव और विभवांतर में छोटा सा अंतर है। जैसे अगर हमने एक आवेश को रखा तो इसके चारों ओर की बाउंड्री क्या होगा? चारों ओर की बाउंड्री में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। अब अगर इसमें कोई भी एक बिंदु ले लें हम ए, एक बिंदु क्या ले लें? ए, और अनंत से यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, यहां से अगर एक परीक्षण आवेश को लेकर के आए, कहां पर? बिंदु ए पर। तो अनंत से थोड़ा सा परिभाषा में अंतर है कि किसी एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। लेकिन विभव को परिभाषित जब करेंगे तो ये क्या है? ये अनंत है। अनंत, जिसका कोई अंत न हो, तो ये अनंत है। कहां से ला रहे हैं? अनंत से। परीक्षण आवेश को यहां भी लाएंगे और यहां भी लाएंगे। यह भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दो बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य है और यह भी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य है। अंतर थोड़ा सा है कि इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं और इसको अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ला रहे हैं। तो विद्युत विभव जो है, वैद्युत विभव जो है, विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव क्या चीज है? विद्युत विभव को अगर हम परिभाषित करें तो विद्युत विभव क्या है? अनंत से किसी परीक्षण एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया इसका जो कार्य है वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो विभव को हम भी बिंदु ए पर ला रहे हैं, इसलिए इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। और इक्वल टू किया गया कार्य, किस पर किया गया कार्य है? Q0 पर। किस पर किया गया कार्य है? Q0 पर। तो दोनों का सूत्र एक ही होता है। और बता दें कि दोनों एक ही चीजें हैं। देख लो थोड़ा सा, अगर मैं यहां पे कर लूं कि जैसे ये ए था और ये बी था, अगर इसको हम बी बिंदु मान लें, अनंत को क्या मान लें? बी बिंदु मान लें, तो जो अनंत का विभव होता है, अनंत का विभव कितना होता है? शून्य। क्यों शून्य होगा? क्योंकि यहां पे तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है ना, विद्युत क्षेत्र तो इसके अंदर है बाउंड्री के, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र है नहीं, तो विद्युत विभव भी क्या होगा? यहां पे जीरो होगा। तो अगर इसको हम ऐसे लिखें कि भी, अगर इसको ऐसे लिखें कि भी ए माइनस का भी बी बराबर W बटे Q0, तो भी बी तो जीरो है ना, तो भी बी को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो ये भी ए बराबर क्या है? Q0 है। तो विभव और विभवांतर थोड़ा सा परिभाषा में चेंजेस है, बाकी डिफिनेशन सेम है। और यहां पे देखिए ये कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल बटे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जो आपका विद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा, जो विद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा, विभव का मात्रक, जो विभव का मात्रक होगा, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? जूल बटे कूलाम। जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। और जूल जो विभव है, विभवांतर है, इसका जो अध्ययन किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? बोल्ट था, वैज्ञानिक बोल्ट था। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक या विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? बोल्ट हो जाएगा। विभव का अध्ययन किसने किया? बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। तो बोल्ट को सम्मान देने के लिए जूल बटे कूलाम को हम किस नाम से जानते हैं? बोल्ट के नाम से जानते हैं। अब एक परेशानी फिर से आपकी बढ़ी कि बोल्ट को, एक बोल्ट को परिभाषित कीजिए। एक बोल्ट क्या है? तो वही चीज हम फिर से कहेंगे कि जूल को आप क्या मान लीजिए? जूल को आप कितना मान लीजिए? जूल को आप मान लीजिए 1 जूल, कूलाम को मान लीजिए 1 कूलाम। कूलाम को क्या मान लीजिए? 1 कूलाम। तो यदि 1 कूलाम किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, काम कहां हो रहा है? विद्युत क्षेत्र में ही हो रहा है। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस विभव का मान या उस विभवांतर का मान 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्योंकि 1 बटे 1 कितना होगा? ये 1 होगा ना, 1 बटे 1 कितना होगा? 1 होगा। तो यह किसका मान है? यह आपका विभवांतर का मान है या विभव, भाई विभव का नामात्रक है। तो 1 बटे 1 क्या हो जाएगा? 1। तो 1 वोल्ट, यह 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? विभव के मात्रक के या विभव के बराबर होगा। तो यहां से यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस
विभव का मान या उस विभवांतर का मान 1 वोल्ट के बराबर होता है। कमेंट बॉक्स में आपको परिभाषा लिखनी है। फिर एक बार बताता हूं कि यदि इसको हम एक एक मान लें तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस विभव का मान, उस विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है। अब जैसे विद्युत धारा एक भौतिक राशि थी, उसी प्रकार से विभव भी क्या है, भौतिक राशि है। तो जो विभवांतर का मापन है, विभवांतर का मापन हम किस में करते हैं? विभवांतर का मापन हम वोल्ट मीटर में करते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है इसको किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है? अमीटर में। और अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और जो आपका विद्युत विभवांतर का मापन है वोल्ट मीटर में किया जाता है, और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और 1 वोल्ट क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसके विभव का मान 1 वोल्ट कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। अब आइए थोड़ा सा विभव और विभवांतर का देसी फील दे देते हैं आपको। क्या दे देते हैं? देसी फील दे देते हैं आपको। जैसे पानी के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये आपका एक टंकी है, ये आपका दूसरी टंकी है। इसमें पानी क्या है? इतना है। इसमें पानी क्या है? इतना है। और इसमें भी पानी इतना है। अब अगर इसको एक नल की सहायता से इसको कनेक्ट कर दिया जाए, एक पाइप की सहायता से, तो बताइए इस टंकी से पानी क्या इस टंकी में जाएगा? इस टंकी से पानी क्या इस टंकी में जाएगा? कहोगे बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का स्तर दोनों क्या है? समान है। लेकिन इसी टंकी को अगर एक टंकी को मैं यहां बना दूं और दूसरे टंकी को मैं यहां बना दूं और कहूं इस प्रकार से, और इसको बना दूं इस प्रकार से, अब इसको इन दोनों को एक पाइप के जरिए इसको क्या कर दूं? कनेक्ट कर दूं, तो अब बताओ क्या इसमें से पानी जाएगा? तो कहोगे जी सर बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसका स्तर अलग है, इसका स्तर जो है अलग है, और इसका जो स्तर है वह अलग है। स्तर में अंतर है। इन दोनों का स्तर समान था तो इस दोनों से पानी एक दूसरे में नहीं गया, लेकिन इन दोनों के स्तर में अंतर है, इसलिए इस टंकी से पानी इस टंकी में चला गया। ठीक उसी प्रकार से यदि विद्युत बिंदु A से बिंदु B तक जा रहा है तो बिंदु A का जो विभव है वह अलग है, और जो बिंदु B का जो विभव है वह क्या है? अलग है। जिस प्रकार से स्तर में अंतर के कारण पानी का फ्लो होता है, उसी प्रकार से विभव में अंतर के कारण किसका फ्लो होता है? आवेश का, यानी कि विद्युत धारा का। तो जिस प्रकार से स्तर के अंतर के कारण पानी का फ्लो होता है, उसी प्रकार से विभव में अंतर के कारण, यानी विभव में अंतर को ही हम कहते हैं विभवांतर। ये क्या है? ये पहला विभव है, ये दूसरा विभव है, ये बिंदु A का विभव है और ये बिंदु B का विभव है। इन दोनों का क्या है? माइनस है, तो माइनस को कहते हैं अंतर। तो विभव का अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो जैसे स्तर में अंतर के कारण पानी का फ्लो होता है, ठीक उसी प्रकार से विभव में अंतर के कारण किसका फ्लो होता है? विद्युत आवेश का फ्लो होता है, विद्युत धारा का फ्लो होता है। तो हमने विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव को एकदम अच्छे से ढंग से समझाया। यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक थम्स अप कमेंट बॉक्स में करेंगे। फिर आइए समझते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छोटी सी टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला आपका जो टॉपिक है वह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सिंपल सी भाषा में, यदि आपका कोई आवेश रखा हुआ है तो इसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब अगर इसमें किसी परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अगर ला करके रख दें तो यह इस पर क्या करेगा? बल लगाएगा या बल का अनुभव कराएगा।
एकांक परीक्षण आवेश को यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में ला करके रख दें तो यह इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा या बल का अनुभव कराएगा, वही इसकी क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो ई बराबर होता है आपका F बटे क्यू नॉट। F बटे क्या होता है, क्यू नॉट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, ये जो Q नॉट है इसको कहां रखे हैं, विद्युत क्षेत्र में ले जाकर के। तो यदि किसी एकांक, ये कौन सा आवेश है, एकांक आवेश है। कैसा आवेश है, एकांक आवेश, यानी जिसका मान कितना हो, एक हो, उसे विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं, एकांक। यानी छोटे से आवेश को, बड़े आवेश को तो ले जा नहीं पाएंगे, छोटे आवेश को ले जा रहे हैं। तो एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखने पर वह आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, वह उस बिंदु की क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बस इतनी सी बात है। फिर से एक बार कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि परीक्षण आवेश को ले जाकर के रख दें किसी बिंदु पर यदि एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाकर के किसी बिंदु पर रख दें तो उस बिंदु पर वह परीक्षण आवेश जितना बल का अनुभव करेगा वह उस बिंदु की क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश ले जाकर के रखने पर जितना बल का अनुभव करेगा वह बल क्या कहलाएगा, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। यह बात समाप्त होती है यहीं से। इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा जैसा कि हमने बताया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है ओम का नियम। कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं है जिससे अछूता रहे ओम का नियम। ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1827 ईस्वी में, कब 1827 ईस्वी में कब दिया इन्होंने, 1827 ईस्वी में ओम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। 1827 में एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ओम का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में एक नियम दिया जिस नियम को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ओम के अनुसार इन्होंने क्या नियम दिया, इन्होंने यह नियम दिया कि जो आपकी विद्युत धारा होती है वह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत धारा जो होती है वह विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो, ये जो चिन्ह है ना इसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। इसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती, या इसी को हम कहते हैं समानुपाती। समानुपाती इसका मतलब शुद्ध हिंदी में बताएं, जैसे अगर लिखा हुआ है भी अनुक्रमानुपाती आई, इसका मतलब यह है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों इसको कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि भी को बढ़ाया जाएगा, भी यदि अधिक होगा तो जो आई है ना वह भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक से अधिक हो जाएगा। और यदि भी अगर आपका कम होगा तो ये जो आई है ना वह ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब यह है कि एक को बढ़ाने पर दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा, और एक को घटाने पर दूसरा भी क्या हो जाएगा, घटेगा। इतना सा मतलब है किसका, समानुपाती का। तो ओम भाई साहब ने क्या किया, ओम चाचा ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में किया कि जिस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जिस बिंदु का विभवांतर जितना अधिक है उस बिंदु से धारा उतनी ही ज्यादा होकर गुजरती है, और जिस बिंदु का विभवांतर कम है उसमें धारा उतनी ही कम गुजरती है। तो यदि विद्युत विभव ज्यादा तो धारा ज्यादा, यदि विद्युत विभव कम तो विद्युत धारा कम। और ऐसा अगर संबंध देखने को मिले तो उसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती कहते हैं। और ये जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है जिसे हम क्या कहते हैं, आर। जिसे हम क्या कहते हैं, आर एक क्या है, समानुपाती नियतांक है। समानुपाती क्या है, नियतांक, यानी एक नियत वैल्यू,
एक नियत वैल्यू है, समानुपाती नियतांक। जिस समानुपाती नियतांक को हम कहते हैं प्रतिरोध, जिस समानुपाती नियतांक को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से जो ओम का नियम है वह क्या हो जाता है, V बराबर I इंटू आर, V बराबर आई आर, यही आपका है ओम का नियम। सिंपल सी देसी भाषा में एक लाइन का है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि ओम के नियमानुसार किसी चालक तार में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। किसी चालक तार में बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जितना विभव उतनी ही ज्यादा धारा, जितनी कम विभव उतना ही कम धारा। तो किसी चालक तार में धारा किसमें बहती है, चालक तार में। तो किसी चालक तार में बहने वाली धारा उसमें उपस्थित विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। यहां से इसको हल करते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है R, और यही R को हम कहते हैं प्रतिरोध। R को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आर को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध की परिभाषा अगर हम कहें तो धारा के मार्ग में रुकावट। प्रतिरोध को हमने बताया ही आपको, प्रतिरोध को हमने बताया ही क्या कि धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है, धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। देखिए संसार में कोई भी काम होगा तो उसका विरोध करने वाला कोई ना कोई जरूर उत्पन्न होगा। जैसे अगर आप कोई अच्छी सी तरक्की करने लगे तो आपके पास पड़ोसी क्या करने लगते हैं, आपसे जलने लगते हैं, आपको रोकने का प्रयास करते हैं कि अरे यार ये कितना बढ़ जा रहा है और हम कितना पीछे हैं, तो रोकने का प्रयास करता है। यदि आप किसी बॉल को सतह पर फेंकते हैं तो उसमें घर्षण बल लगता है जो कि उसके बाल की गति को रोकना चाहता है। तो दुनिया में जो भी क्रिया होती है उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन भाई साहब का नियम याद रखिए, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा। तो हर एक चीज जो कुछ गति कर रही है या कोई काम कर रहा है तो उसको रोका जाएगा। तो अगर धारा चल रही है तो उस धारा को रोकने का काम करेगा, उस रोकने का काम कौन करेगा, आपका प्रतिरोध करेगा। अब अगर इस प्रतिरोध को परिभाषित करें तो प्रतिरोध को अगर हम यहां से R की वैल्यू फाइंड करें तो जो आपका सूत्र है वह है V बराबर I इंटू आर। अगर R को निकालें तो I को इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर R बचेगा, इधर हो जाएगा V बटे I। V बटे क्या हो जाएगा आपका I। अब अगर R का मात्रक देखें, अगर हम R का मात्रक देखें, परिभाषा लिख लीजिएगा प्रतिरोध का कि धारा के मार्ग में रुकावट ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अगर R का मात्रक देखें तो R बराबर है V बटे I। V का मात्रक क्या होता है, V का मात्रक है वोल्ट, वोल्ट बटे क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट बटे क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट बटे क्या होता है, एम्पियर। अब वोल्ट एक वैज्ञानिक थे जिनका उपयोग हमने किसमें किया, किसके सम्मान देने में किया, विभवांतर की मात्रक में किया। एम्पियर एक वैज्ञानिक थे जिनका सम्मान देने के लिए हम किसके सम्मान देने में इनका नाम उपयोग किया, विद्युत धारा के मात्रक का सम्मान देने के लिए एम्पियर का हमने उपयोग किया। इन दोनों को मिला करके हमारे आते हैं कौन से, ओम चाचा। कौन आते हैं, ओम चाचा। और ओम को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, ये वाला ओम आपका नहीं है, ये वाला ओम नहीं है। ओम को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, यानी कि जो आपका वोल्ट बटे एम्पियर है वह क्या कहलाता है, ओम कहलाता है। फिर आपके सामने एक परेशानी आ जाती है कि एक ओम को परिभाषित कीजिए, एक ओम क्या है। तो फिर से हम वही करेंगे कि इसको 1 वोल्ट मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, 1 एम्पियर मान लेते हैं। तो यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और उसका विभव या उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसका मान 1 ओम के बराबर होता है। क्या होता है कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है, 1 ओम के बराबर होता है उस प्रतिरोध, यानी कि वह प्रतिरोध किसके बराबर होता है, 1 ओम। 1 बटे 1 क्या होगा, 1। तो 1 बटे 1 ये कट जाएगा और वोल्ट बटे एम्पियर को हम कहते हैं, ओम कहते हैं। तो 1 बटे 1 यानी कि 1 ओम आ जाएगा। और 1 ओम किसके बराबर है, आर के मात्रक के बराबर है। कब, जब किसी चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर और उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसका जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, 1
ओम कहते हैं। यही हमारा है ओम भाई साहब का नियम। एक बार फिर से हम शार्ट रिवीजन करते हैं कि ओम चाचा ने क्या किया। देखा कि जितना विभव था, जितना ज्यादा विभव था उतनी ही ज्यादा धारा बह रही थी, जितना कम विभव था उतना ही कम धारा बह रही थी। तो इन्होंने एक संबंध बताया कि जो बहने वाली धारा है किसी चालक में वह विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यही आपका ओम का नियम है। जहां से आपका निकल के आता है V बराबर आई आर। आर क्या है, एक समानुपाती नेतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट ही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। अब बात आती है प्रतिरोध के पोस्टमार्टम की। तो प्रतिरोध को आर को यहां से निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा V बटे आई। ये इसके साथ गुणा में है, बॉर्डर के इस पार आएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहां से आर बराबर आ जाएगा V बटे आई। और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। आई का मात्रक क्या होता है, एंपियर। तो आर का मात्रक अगर देखें तो वोल्ट बटे एंपियर हो जाएगा। और वोल्ट बटे एंपियर को सम्मान देने के लिए, वैज्ञानिक ओम को सम्मान देने के लिए वोल्ट बटे एंपियर को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। एक ओम की परिभाषा क्या हो जाएगी कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उसके आर का जो मान होता है वह किसके बराबर होता है, 1 ओम के बराबर होता है। इतनी बातें हमने समझा। अब यदि आपको समझ में आया हो तो जल्दी जल्दी आप सब एक अपने कमेंट बॉक्स में ओम की परिभाषा को आप लिख दोगे। जल्दी से ओम की परिभाषा को आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। ओम की परिभाषा को आप जल्दी से लिख दोगे, फिर अच्छा सा एक संबंध हम आइए निकालते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किस पर निर्भर, प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट ही क्या है, प्रतिरोध है। अब अगर इस प्रतिरोध की अगर हम बात करें, तो ये जो प्रतिरोध है इसको किससे निरूपित करते हैं, आर से। यदि चालक तार की लंबाई, यदि चालक तार जितना लंबा होगा उतना ही रुकावट क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई अगर चालक तार इतना सा लंबा होगा तो इसके बीच में रुकावट यानी इसमें रोकने वाला जो होंगे इतना ही लंबे होंगे। और यदि चालक तार इतना लंबा होगा, चालक तार जितना ही ज्यादा लंबा होगा, लंबाई कम रुकावट कम, लंबाई ज्यादा रुकावट ज्यादा, तो लंबाई कम रुकावट ज्यादा, लंबाई कम तो रुकावट भी कम, लंबाई ज्यादा तो रुकावट भी ज्यादा। इस संबंध को हम क्या, यानी एक कम है तो दूसरा भी कम, एक अगर ज्यादा है तो दूसरा भी ज्यादा है, तो इस संबंध को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। अब अगर इस चालक तार की लंबाई को हम देखें, चालक तार की मोटाई यानी चालक तार का अगर क्षेत्रफल देखें हम, तो क्षेत्रफल का मतलब इसकी मोटाई है। अब अगर चालक तार कम मोटा होगा तब क्या होगा, और यदि चालक तार अधिक मोटा होगा तब क्या होगा, प्रतिरोध पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए यदि चालक तार कम मोटा होगा तो रुकावट ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। जैसे समझिएगा कि यदि आपके स्कूल का एक गेट है, आपके स्कूल का एक गेट है जो छोटा सा है, अगर स्कूल का आपके गेट है वह छोटा सा है और दूसरे स्कूल का जो गेट है वह क्या है, बड़ा सा है। दूसरे स्कूल का गेट क्या है, बड़ा सा है। और जब छुट्टी होती है ना, तो एक साथ जब आपकी छुट्टी होती है तो आपको भूख बहुत तेज लगती है और जल्दी जल्दी आप घर जाना चाहते हो, जल्दी जल्दी घर भागना चाहते हो। तो यदि जो गेट छोटा है तो रुकावट ज्यादा होगी, या गेट बड़ा है तब रुकावट ज्यादा होगी। अगर गेट छोटा है तो रुकावट ज्यादा, गेट छोटा है तो रुकावट क्या होगी, ज्यादा होगी। और गेट अगर बड़ा है तो 20-20 बच्चे, 25-25 बच्चे एक साथ निकलेंगे, रुकावट कम होगी। तो इसमें रुकावट, इस गेट में रुकावट क्या होगी, इस गेट में रुकावट कम होगी। यहां पे उल्टा संबंध बन रहा है। यदि क्षेत्र, ये क्या है, अगर बड़ा गेट है तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है और यदि छोटा गेट है तो इसका क्षेत्रफल कम है। तो क्षेत्रफल कम तो रुकावट ज्यादा, क्षेत्रफल अधिक तो रुकावट कम, यानी उल्टा संबंध है। और उल्टा जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। चिन्ह तो हम ऐसे ही बनाते हैं लेकिन लिखते उल्टा है। तो जो आर है ना वह क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब बटा है, क्षेत्रफल का मतलब अनुक्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है, बटे में है। और आर अनुक्रमानुपाती है एल के, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। और जो आर है वह व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्षेत्रफल के। तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/1, यानी आर
1 बटे a कर देंगे, यानी किसी भी चीज को बटे में ले आएंगे तो इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे, और जब बटे में नहीं रहेगा तो इसको अनुक्रमानुपाती पढ़ेंगे। तो अगर समीकरण 1 व 2 से देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से अगर देखा जाए तो इधर दोनों में r है, और ये दोनों r किसके अनुक्रमानुपाती है, l, और इनटू में ये हो जाएगा 1 बटे a, l अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा l इंटू 1 बटे a, यानी r अनुक्रमानुपाती L में 1 का गुणा होगा तो L, और नीचे क्या हो जाएगा A। अब आप जानते हो कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। क्या आता है, नियतांक आता है, और इसमें जो नियतांक आता है उसको हम रो से डिनोट करते हैं। रो क्या है, समानुपाती नियतांक है। समानुपाती क्या है, नियतांक है। तो यह आपका समानुपाती नियतांक है रो, और रो के साथ आ जाएगा आपका L बटे A, L बटे A आ जाएगा। और ये जो समानुपाती नियतांक है ना, ये जो समानुपाती नियतांक है ना, इसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता। ये जो समानुपाती नियतांक है इसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। तो ये जो आपका रो है उसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता। अब अगर यहां पे हम L को, प्रतिरोधकता को हमें परिभाषित करना है, परिभाषा बनाना है। परिभाषा क्या करना है, बनाना है। हमारे पास जो डाटा है वह क्या है, R इज इक्वल टू क्या है, रो इंटू L इंटू A। अब यदि हम मान लेते हैं कि जो चालक तार की लंबाई है वह कितना है, 1 मीटर है, और जो चालक तार का क्षेत्रफल है वह 1 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा मान लेते हैं तो यहां से R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से R बराबर आपका हो जाएगा रो इंटू यह कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा आपका 1 बटे 1। लंबाई कितना है, 1 है, क्षेत्रफल कितना है, 1 है। तो यानी R किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। कब, जब उस चालक तार की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो, और उस चालक का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। अब देखिए बड़े आसान से लैंग्वेज में हम प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी को परिभाषित करेंगे। रेसिस्टिविटी की परिभाषा अब कैसे बनाएंगे, यह जो रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, किसके बराबर है, प्रतिरोध के बराबर है। कब, जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और क्षेत्रफल क्या हो, एकांक हो। तो यदि किसी चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल एकांक हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। इसी लैंग्वेज को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यदि किसी चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल क्या हो, एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं एकांक, एक को क्या कहते हैं, एकांक, एक को क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं। तो एकांक है क्या, लंबाई और क्षेत्रफल। यदि किसी चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल एकांक हो तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वह किसके बराबर हो जाता है, वह किसके बराबर हो जाता है, प्रतिरोधकता के बराबर हो जाता है, प्रतिरोधकता के बराबर हो जाता है। अब किसी भी चालक की प्रतिरोधकता जितनी कम होगी उतना ही अच्छा चालक होगा। नोट पॉइंट में डाल करके लिख लेंगे कि जिस चालक की प्रतिरोधकता जितनी कम होगी उतना ही अच्छा चालक होगा, यानी उतना ही अच्छे से उसमें धारा बहेगी। और प्रतिरोधकता की स्पेलिंग क्या है, प्रतिरोधकता की डेफिनेशन क्या है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल एकांक हो यानी 1 हो तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोधकता के बराबर होता है या प्रतिरोधकता कहलाता है। इस प्रकार से हम प्रतिरोधकता को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अब प्रतिरोधकता को परिभाषित करते हैं। अब प्रतिरोधकता का अगर मात्रक पूछ देता है, प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी का मात्रक, अगर प्रतिरोधकता का मात्रक आपसे पूछता है तो प्रतिरोधकता का मात्रक आप कैसे निकालेंगे, आपका R बराबर है रो इंटू L बटे A। L बटे A को R के पास भेज दो तो यहां इधर क्या बचेगा, रो बचेगा, L इधर आएगा, R है ही, जो भाग में है वह गुणा में आ जाएगा और जो गुणा में है वह किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो अगर इसके मात्रक की बात करें तो R का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, ओम होता है।
और क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई का मात्रक जानते हो आप क्या होता है, मीटर। तो इस मीटर से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो इसका मात्रक कितना आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। अब एक आता है कंडक्टेंस। क्या आता है, कंडक्टेंस यानी चालकता। कंडक्टेंस यानी कि चालकता, कंडक्टेंस यानी कि चालकता। तो हमने आपको बताया अभी ना कि जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम होगी उसकी चालकता उतनी अधिक होगी, यानी उतना ही अच्छा चालक होगा। कम तो अच्छा चालक, अधिक तो खराब चालक, यानी उल्टा संबंध दिख रहा है। तो जो चालकता होती है ना वह प्रतिरोधकता की क्या होती है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि प्रतिरोधकता का उल्टा ही क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। तो यदि आपको चालकता को परिभाषित करना हो तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता का उल्टा क्या कहलाता है, चालकता, कंडक्टेंस कहलाता है। तो इस प्रकार से हम प्रतिरोधकता और चालकता को परिभाषित कर सकते हैं, प्रतिरोधकता के मात्रक को लिख सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट्स आप प्रॉपर बना लेंगे। जो अगला टॉपिक है वह क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, आइए थोड़ा समझते हैं। एक एग्जांपल की ओर अगर ले जाएं, मैं कहूं जैसे अभी ओम का नियम पढ़ा हमने, V बराबर I इंटू आर। यदि हमें इस R के मान को कम या ज्यादा करना है, प्रतिरोधों के मान को कम या ज्यादा करना है, तो R बराबर यहां से हमें मिलता है V बटे I। अब अगर R के मान को बढ़ाना है या R के मान को घटाना है तो क्या घट जाएगा। हम अगर कहें कि V के मान को अगर हम 2 गुना कर देते हैं, V के मान को 2 गुना करते हैं तो R क्या बढ़ जाएगा क्या, और या V के मान को कम कर देते हैं तो R का मान क्या घट जाएगा क्या। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने जाना कि जो V है वह I के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर V को 2 गुना आप करोगे ना तो I ऑलरेडी 2 गुना हो जाएगा। V और I इतने पक्के वाले दोस्त हैं कि जो परिवर्तन आप पहले के साथ करोगे ठीक वही परिवर्तन दूसरे के साथ हो जाएगा। यदि V के मान को 2 गुना कर देते हो तो I का मान 2 गुना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और V बटे I ही बचेगा। यानी न तो प्रतिरोध बढ़ेगा और ना ही प्रतिरोध घटेगा। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, यानी प्रतिरोध को बढ़ाने या घटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब जोड़ना। प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ते हैं। पहला आपका श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा आपका समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला जो है हमारा वह है श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए सबसे पहले को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है, अपने इच्छा अनुसार प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, यानी कम चाहे तो कम। हमारी इच्छा अगर अधिक हो प्रतिरोध प्राप्त करने की तो अधिक। इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है। और प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, आपने देखा कि जो प्रतिरोध का सिंबल होता है, प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। अभी हमने संकेत वाले उसमें बताया था, प्रतिरोध को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आपके पास सपोज कीजिए 3 प्रतिरोध हैं, सपोज कीजिए कैसे प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं, तो आपका मान लेते हैं पहला प्रतिरोध ये है R1, इसका मान क्या है आपका R1, और दूसरा प्रतिरोध आपका इस प्रकार से जुड़ा हो, दूसरा प्रतिरोध ये है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है R2 यानी दूसरा प्रतिरोध। और तीसरा प्रतिरोध आपका इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, जो आपका क्या नाम है R3 है। और इन दोनों को इस तरह से जोड़ दिया गया और इसको जोड़ करके एक परिपथ बना दिया गया। इस परिपथ में एक छोटी सी क्या लगा दी गई, एक छोटी सी बैटरी लगा दी गई और छोटा सा एक कुंजी लगा दिया गया, जिस कुंजी को बंद कर दिया गया और धारा इसमें क्या हो रही है, बह रही है। बड़े वाले की तरफ प्लस लेते हैं, छोटे वाले की तरफ माइनस लेते हैं, तो एक यह परिपथ बन गया। इसमें प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं, एक के बाद दूसरा प्रतिरोध, दूसरे के बाद
तीसरा प्रतिरोध। यानी अगर इस प्रतिरोध को बड़े ध्यान से समझिएगा, परिभाषा सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। ये प्रतिरोध का पहला सिरा है और यह प्रतिरोध का दूसरा सिरा। इस प्रतिरोध का पहला सिरा, यह दूसरा सिरा, यह प्रतिरोध का पहला सिरा, यह दूसरा सिरा। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? प्रतिरोधों का ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। देखिए इसका भी दूसरा सिरा, ये सिरा कौन सा है? दूसरा। इसका कौन है? पहला सिरा। इसका कौन सा है? दूसरा। इसका कौन सा? पहला। तो जिसके प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा आगे आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी कॉम्बिनेशन कहते हैं। या प्रत्येक प्रतिरोध का प्रत्येक सिरा अलग अलग बिंदुओं के साथ जुड़ा हो। जैसे देखिए इसका पहला सिरा इस बिंदु से, इसका इस बिंदु से, इसका इस बिंदु से, इसका इस बिंदु से, इसका इस बिंदु से। यानी प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरा सिरा अलग अलग बिंदुओं से यदि जुड़ा हुआ है, तो इस क्रम संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इस क्रम के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बात जो बताने जा रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP बात जो बताने जा रहे हैं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि रास्ता बदलने पर, रास्ता यदि बदलता है, रास्ता बदलने पर, रास्ता यदि बदलता है तो कौन बदलेगा? धारा बदलेगी। रास्ता यदि बदलता है तो धारा बदलेगी, और यदि बिंदु बदलता है, बिंदु बदलने पर, यदि आपका बिंदु बदलता है तो वहां कौन बदलेगा? विभवांतर बदलेगा। इस छोटे से बात को एकदम माइंड में क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए कि यदि कहीं पे रास्ता बदलता है तो क्या बदलेगी? धारा बदलेगी। बिंदु बदलता है तो विभवांतर बदलेगा। अब इस परिपथ में क्या हो रहा है? इस धारा का मार्ग है, धारा के मार्ग को हम क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। तो इस धारा किधर से किधर बहती है? हमेशा प्लस से माइनस की ओर। धारा की दिशा हमेशा कहां होती है? प्लस से माइनस की ओर। तो धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। तो इसमें जो I बह रही है ना, वह कहां से प्लस से कहां जा रही है? माइनस की ओर। प्लस से चल रही है, कहां आ रही है? माइनस की ओर। प्लस से माइनस की ओर। धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर, धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब यहां से धारा चली, यहां आई, रास्ता बदल रहा है क्या? रास्ता तो इस धारा का एक ही है, एक ही धारा है। तो अगर यहां से धारा आई जा रही है तो यहां से भी आई जाएगी, यहां से भी आई जाएगी, और यहां से भी क्या होगी? यहां से भी धारा आई जाएगी, क्योंकि रास्ता बदल नहीं रहा है। और यहां से भी धारा क्या होगी? यहां से भी धारा आई जाएगी। यानी धारा का मान बदलेगा नहीं। अब आते हैं बिंदु पर। बिंदु बदल रहा है क्या? इसका पहला सिरा इस बिंदु से, इसका पहला सिरा इस बिंदु से, इसका पहला सिरा इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है कि नहीं? तो इसके पहले सिरे के बीच का विभव क्या होगा? इसके पहले सिरे के बीच के विभव क्या होगा? इसके पहले सिरे के बीच का विभव क्या होगा? क्योंकि बिंदु बदल रहा है भाई साहब। इसका बिंदु ये है, इसका पहले सिरे का बिंदु ये है, इसके पहले सिरे का बिंदु ये है। तो इस बिंदु का विभवांतर यदि V1 है तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? V2, और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? V3, क्योंकि बिंदु बदल रहा है। बिंदु बदलने पर क्या बदलता है? विभवांतर। बस इतनी सी बात है। अब छोटा सा इसका डेरिवेशन है, आइए मैं करा देता हूं। आप जानते हो कि ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से, और इस बैटरी का जो विभव है वह किसके बराबर है? V के बराबर है। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R। तो अगर हम पहले प्रतिरोध के लिए देखें, अगर हम पहले प्रतिरोध के प्रथम प्रतिरोध के लिए, बस ध्यान से समझिएगा, इस डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा। अभी से अगर ये छोटे छोटे डेरिवेशन करते जाएंगे ना, तो जब 11वीं और 12वीं में जाएंगे तो केवल वहां डेरिवेशन होता है, बहुत आसान आपको लगेगा। प्रथम प्रतिरोध के लिए देखें तो प्रथम प्रतिरोध के लिए V का मान कितना है? V1 है। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए V का मान जो है वह कितना है? V1 है। V का मान कितना है? V1 है। V बराबर IR, तो I का मान क्या है? स्मॉल I है। तो I का मान क्या लिख लिए? स्मॉल I। R का मान कितना है? R1 है। तो इसको R1 लिख लिए, मान लिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अगर हम द्वितीय प्रतिरोध के लिए देखें, द्वितीय प्रतिरोध के
लिए। द्वितीय प्रतिरोध के लिए अगर देखें तो द्वितीय प्रतिरोध यानी कि ये दूसरा प्रतिरोध है। दूसरे प्रतिरोध के लिए अगर हम देखें ओम के नियम से भी, तो भी का मान इसमें कितना है, V2 है, तो इसका भी का मान कितना है, V2 है, बराबर I का मान कितना है, स्मॉल I है, तो I का मान स्मॉल I है, R का मान कितना है, R2 है, तो R का मान कितना है, R2 है, समीकरण नंबर 2। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम तृतीय प्रतिरोध के लिए देखें, तृतीय प्रतिरोध के लिए, तो अगर हम तृतीय प्रतिरोध के लिए देखें तो तीसरा प्रतिरोध ये रहा आपका। तीसरा प्रतिरोध के लिए भी का जो मान है वह कितना है, V3 है, तो भी का मान कितना रख लिए हम, V3, बराबर I का मान कितना है, स्मॉल I है, स्मॉल I लिख लिए, R का मान कितना है, R3 है, R3 लिख लिए। समीकरण नंबर कितना बना दिए, 3 बना दिए। अब एक चीज देखो, बैटरी का विभव तो था भी, लेकिन जैसे बिंदु बदला यह विभव भी 3 भाग में बट गया, V1, V2, V3। बट गया कि नहीं बट गया, यानी कि ये जो आपका भी है वह किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के, क्योंकि यही भी तो जाकर के 3 जगह बटा है ना, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये भी ही ना प्राप्त होगा। तो यहां लिखेंगे परिपथ से, किससे, परिपथ से, परिपथ से क्या है कि जो आपका भी है V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या है, बराबर है कि नहीं है। अब यहां से समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 क्या कहते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 ये कहते हैं कि जो आपका भी है इसको भी रहने दीजिए, भी बराबर कितना है, IR है, इसको भी मान लीजिए, समीकरण नंबर 4 मान लीजिए, और क्या क्या दिक्कत है, 3 व 4 से, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2 व 3, 4 से। ठीक है, तो यहां से भी का मान कितना है, IR है, भी का मान कितना है, I को स्मॉल I ही मान लेते हैं, I इंटू कितना है, R, क्योंकि धारा हमारी कितनी है, विद्युत धारा का बहना बंद हो गया था, यानी कि लाइट कट गई थी। आइए देखते हैं, तो IR भी बराबर हमने कितना मान लिया, IR, V1 का मान समीकरण 1 से कितना है, IR1, प्लस है तो प्लस लगा लिए, V2 का मान समीकरण 2 से कितना है, IR2, तो ये हो जाएगा IR2, प्लस है, प्लस लगा लिए, V3 का मान कितना है, IR3 है, V3 का मान कितना है, IR3 है। अब यहां भी I है, यहां भी I है, I है, I को बाहर खींच लो, तो ये आपका पड़ा IR, I को बाहर निकाल लिए, तो अंदर बचा कितना, R1 प्लस कितना बचा, R2 प्लस R कितना बचा, R3। अब इस I से ये I बताओ कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये I गुणा में है, बॉर्डर के इस पार आएगा, भाग में हो जाएगा, I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका है श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन, यानी कि ये आपका कुल प्रतिरोध है। यह आपका क्या है, कुल प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। कब, जब 3 प्रतिरोध हो, अगर 3 के जगह 4 हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 हो तो प्लस R5, 6 हो तो प्लस R6, अगर n हो, अगर n प्रतिरोध के लिए, n प्रतिरोध के लिए, n प्रतिरोध के लिए अगर देखा जाए, क्या स्क्रीन कट रहा है क्या, नहीं, n प्रतिरोध के लिए अगर यहां से देखा जाए तो अगर प्रतिरोध n हो तो R कुल यानी R टोटल बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN। अब एक कहोगे आप कि सर इसका क्या उपयोग है, तो इसका जो उपयोग है, हम कहते हैं कि यदि इसी प्रतिरोध जो R1 है, जो R2 है, जो R3 है, R1 का मान 1 ओम है, इसका मान 2 ओम है, इसका मान 3 ओम है, तो अब पूछेगा कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध, इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वह कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो आप कैसे बताओगे, पहले तो देखोगे कि ये जो परिपथ है किसमें जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा जुड़ा है, इसलिए यह कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में हम क्या कहते हैं, R टोटल, R कुल बराबर कितना होता है, R कुल बराबर होता है R1 का मान कितना है, 1 ओम प्लस R2 2 ओम प्लस R3 कितना है, 3 ओम, तीनों को मिला दोगे 2 1 3 3 3 6 ओम हो जाएगा।
हमें क्या था, हमारे पास 3 प्रतिरोध था, हमारे पास 3 प्रतिरोध था, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। हम ये चाहते थे कि हमें जो कुल प्रतिरोध मिले बड़े वाले से भी बड़ा मिले और दूसरा प्रतिरोध लेने की जरूरत ना पड़े। तो हमने हमारे पास जो प्रतिरोध था उसी में एक जुगाड़ लगाया और तीनों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया, श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो हमें कितना मिला, 6 ओम मिला। सबसे ज्यादा कितना था, 3 ओम। ज्यादा वाले से भी ज्यादा चाहिए था, तो 6 ओम क्या है, ज्यादा वाले से ज्यादा है ना। तो इसलिए यदि प्रतिरोध का मान अधिक चाहिए तो किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? यदि नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और जहां से नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार वीडियो को चला करके देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं दूसरा, समांतर क्रम संयोजन। तो अगला हमारा जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन नंबर 2, पैरेलल क्रम कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल क्रम कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? यदि देखिए इसमें भी हम 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। कितने प्रतिरोध ले लेते हैं, 3 प्रतिरोध। मान लेते हैं कि पहला प्रतिरोध आपका ये रहा, पहला प्रतिरोध जिसे हम R1 नाम दे देते हैं। दूसरा प्रतिरोध आपका ये रहा जिसे हम R2 नाम दे देते हैं। तीसरा प्रतिरोध आपका ये रहा जिसे हम R3 दे देते हैं। इन सारे प्रतिरोधों को हम किसी एक बिंदु से ले आकर के जोड़ देते हैं। सारे प्रतिरोधों को किससे जोड़ देते हैं, किसी एक बिंदु से ले जाके जोड़ देते हैं। इस प्रकार से, इस तरह से इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और इन सबको ले आकर के एक बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। एक बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। एक कुंजी लगा देते हैं जिससे कि धारा, स्विच लगा देते हैं जिससे धारा बहे। तो यहां पे देखिए इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए और इस बिंदु को नाम दे देते हैं बी। यहां पे देखिए क्या है, इसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम संयोजन। इसमें देखिए जो आपका पहला प्रतिरोध है उसका पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, यानी तीनों प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है किसी एक बिंदु से जुड़ा है और तीनों प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है वह किसी अलग बिंदु से जुड़ा हुआ है, वह किसी एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है। वहां पे क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा अलग अलग बिंदुओं से जुड़ा था और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा भी अलग अलग बिंदुओं से जुड़ा था। तो उस क्रम संयोजन को हम कहते थे श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा है। तो ऐसे संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब जो धारा है वह आप जानते हो कहां से कहां जाएगी, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर धारा ऐसे बहेगी। अब यहां पे धारा जो बह रही है उस धारा का मान कितना है, I है और इसका विभवांतर कितना है, V है। आप जानते हो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया था कि बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है और रास्ता बदलने पर धारा बदलती है। यहां पे रास्ता बदल जा रहा है, इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I2 और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I3। लेकिन विभव बिंदु नहीं बदल रहा है तो इसका भी विभव भी है और इसका भी विभव भी है, विभवांतर नहीं बदल रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। अब इसका प्रतिरोध R1, R2, R3 है ही। अब यहां फिर से चलते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू R होता है कि नहीं। अब अगर I का मान निकाले, R को इधर भेज दें V के पास, तो I बराबर हो जाएगा आपका V बटे R। I बराबर आपका हो जाएगा V बटे R। समीकरण नंबर नाम दे दो 1। अब फिर से उसी प्रकार से हम चलते हैं पहले प्रतिरोध के लिए। किसके लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, यानी प्रथम प्रतिरोध के लिए। अगर हम प्रथम प्रतिरोध के लिए देखें R1 के लिए, तो धारा का मान कितना है, I1। धारा का मान कितना है, I1। I बराबर है V बटे R, तो इसके लिए भी V का मान कितना है, V है, और R का मान कितना है, R1 है। अब जल्दी से लिखते हैं इसको, समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से द्वितीय प्रतिरोध
के लिए। द्वितीय प्रतिरोध के लिए धारा का मान कितना है, I2 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, I2 बराबर V का मान V है, R का मान यहां पे कितना है, R2 है। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से अगर तृतीय प्रतिरोध के लिए देखें, तृतीय प्रतिरोध के लिए, तो अगर तृतीय प्रतिरोध के लिए देखा जाए तो तृतीय प्रतिरोध के लिए धारा कितना है, I3 है। I3 बराबर V का मान तो V ही है, R2 का मान कितना है, R3 है। समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 4। अब यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 व 4 से, समीकरण 1 2 3 व 4 से, समीकरण 1 2 3 व 4 से अगर देखा जाए, या चलिए इसको तो लिख ही देते हैं, अगर इस कुल धारा ये I है, यही I धारा 3 भागों में बटी है कि नहीं बटी है, कुल धारा ये जो I है वह 3 भागों में बटी है कि नहीं बटी है। तो यदि यहां से हम कुल धारा देखें, कुल धारा अगर देखें तो कुल धारा जो I है वही क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है कि नहीं है। तो अगर हम यहां समीकरण 1 2 3 से कुल धारा अगर लिखें, यानी कुल धारा अगर I बराबर लिखें तो I1 का मान कितना है, V बटे R1, तो ये हो जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2, I2 का मान प्लस I3 का मान कितना है, V बटे R3। आया कि नहीं आया। अब I को हम कितना लिख सकते हैं, समीकरण 1 से V बटे R, तो I को हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V बटे R बराबर V, इनमें V है तो V को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इस V से ये भी कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहां से जो आपका मान निकल के आ रहा है किसका, 1 बटे R, इधर कितना बचा, इधर आपका बचा कितना, इधर बचा 1 बटे R, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे R इक्वल टू V तो कट गया, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस प्रकार से हमारा R3, ये R क्या है, ये R टोटल है, ये R कुल है। 3 प्रतिरोध है, तब अगर यही N प्रतिरोध है, यानी N प्रतिरोध के लिए, तो यदि प्रतिरोधों की संख्या N है तो 1 बटे R टोटल यानी R कुल बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटे RN। यही हो जाएगा कुल प्रतिरोध किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। अब अगर हम कहें कि इस R1 का मान कितना है, 1 ओम है, इस R2 का मान कितना है, 2 ओम है, इस R3 का मान कितना है, 3 ओम है, तो अब अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इस परिपथ का अगर आपसे पूछे, क्या इस परिपथ का अगर पूछे टोटल रेजिस्टेंस, क्या पूछे टोटल अगर रेजिस्टेंस क्या है, अगर ये पूछे तो आप कैसे करोगे। आप पहले देखोगे कि ये किस क्रम में जुड़े हैं, तो ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो R टोटल 1 बटे R टोटल बराबर क्या होता है, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो यहां से 1 बटे R कुल बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे R1 यानी 1 प्लस 1 बटे R2 यानी 2 प्लस 1 बटे R3 यानी कि 3, और ये सारे ओम में है। अब 1 2 3 का लसा कितना होता है, 6। 1 में 6 का भाग लिया जाएगा, 6 बार जाएगा, यहां 6 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, यहां 2 हो जाएगा। अब यहां से अगर इसको जोड़े 6 3 9 2 कितना हो जाएगा, 11। 11 बटे 6 कितना हो जाएगा, ओम। यह किस में आ जाएगा, ये सारी चीजें किस में है, ओम में है। तो ये 11 बटे 6 ओम हो जाएगा। तो ये कितना होगा आपका, 1 सेकेंड, 1 मिनट, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 बटे R कुल बराबर है, 1 बटे R कुल बराबर है, तो R केवल हमें तो R टोटल चाहिए ना, तो R कुल बराबर कितना हो जाएगा, R कुल बराबर कितना होगा भाई, 1 बटे R कुल है, तो इसको पलट देते हैं तो ये R कुल हो जाता है, R कुल बटे 1 हो जाता है, तो इसको भी हमें पलटना पड़ेगा। तो यहां से यह कितना हो जाएगा, 6 बटे 11 ओम। अब इसको अगर हम 6 बटे 11 भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब वहां पे हमारा क्या था कि 3 प्रतिरोध था, तो कुल प्रतिरोध हमें बड़े वाले से भी बड़ा मिल रहा था,
अब अगर हमको ऐसा चाहिए कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, इनमें हम कोई चेंजेस ना करें, लेकिन हमें चाहिए छोटे वाले से भी छोटा, तो यहां पे 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 1 से क्या है, छोटा है। सबसे छोटा वाला प्रतिरोध कितना था, 1 था, तो यह सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी छोटा इसका मान आ रहा है। तो इस सूत्र को आप एकदम इंपॉर्टेंट बना करके याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि देखिए कुछ ऐसा इसमें है नहीं जो कि बहुत टफ हो, तो आपको अगर कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा। अगला जो आपका टॉपिक है वह है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी जूल का तापन नियम। देखिए कभी आपने सोचा है कि आप जो इस्त्री यानी कि जो प्रेस होता है जिससे आप कपड़े वगैरह प्रेस करते हो, उसमें तो आखिर बहती विद्युत धारा है, वह हीट क्यों होता है, प्रेस जो है हीट क्यों होता है। आपने देखा होगा विद्युत हीटर जिसमें खाना बनाया जाता है, उसमें प्रवाहित तो विद्युत किया जाता है, लेकिन उसमें से उष्मा क्यों निकलती है, हीट क्यों निकलता है उसमें, क्या कभी आपने सोचा। उसी का ये नियम है। जूल ने अपने नियम के द्वारा ये बताया कि जब किसी भी उपकरण में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत को यदि रोक दिया जाए तो उसका जो किया गया कार्य, उस विद्युत द्वारा जो किया गया कार्य है वह किसमें बदल जाता है, उष्मा में बदल जाता है। आइए देखते हैं कैसे। आपने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी। विद्युत धारा I बराबर आपका होता है, I बराबर आपका होता है Q बाई टी, I बराबर आपका होता है Q बाई टी, यानी कि T समय में प्रवाहित आवेश की जो मात्रा है, T समय में ये क्या है, T समय में प्रवाहित आवेश, T समय में क्या है, प्रवाहित आवेश है कि नहीं है। T समय में प्रवाहित आवेश ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। और यदि Q बराबर यहां से निकालें, आवेश बराबर निकालें, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू टी, टी भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। विद्युत विभव की परिभाषा से आप जानते हो, विद्युत विभव की परिभाषा से आप जानते हो कि जो V बराबर होता है वह W बटे कितना होता है, Q होता है। V बराबर जो होता है वह W बटे कितना होता है, Q होता है। तो यहां से V बराबर, यहां विभवांतर V बराबर कितना होता है, W बटे Q होता है। तो V बराबर इधर आपका W है और Q अगर समीकरण 1 से ले लें तो Q बराबर कितना है, IT है। Q बराबर कितना है, IT है। IT को इधर ले आए तो ये W है वह कितना हो जाएगा, V इंटू I इंटू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यही जो कार्य है, जूल ने यह बताया कि यही जो विद्युत धारा के द्वारा किया गया कार्य है यही उष्मा में बदल जाता है। इसमें एक चेंजेस और कर सकते हैं। अगर यहां पे हम लगा दें ओम का नियम, ओम का नियम अगर लगा दें तो ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर, होता है कि नहीं होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। तो इस V के जगह पे I R रख सकते हैं कि नहीं, बड़े आराम से रख सकते हैं। तो W बराबर V के जगह पे रखते हैं I इंटू आर, एक I यहां है और ये आपका क्या है T। I इंटू I क्या हो जाएगा, W बराबर ये हो जाएगा I का स्क्वायर R इंटू टी। अब यही जो कार्य है, यहां पे देखिए I, धारा I गुजर रही है लेकिन I का स्क्वायर हो जा रहा है। अब धारा का मान यानी बढ़ जा रहा है, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है ना, यही किस में बदल जाता है, यही उष्मा में बदल जाता है। तो यहां पे लिखेंगे कि यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य जो है किस में बदल जाता है, उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। किया गया कार्य किस में बदल जाता है, उष्मा में बदल जाता है। यानी कि अगर हम यहां से देखें तो जो आपका W है वह किस में बदल जाता है, हीट में, उष्मा में बदल जाता है। तो H बराबर यहां से क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा कितना, I स्क्वायर R इंटू टी। यही आपका है जूल का तापन नियम कि जो किया गया कार्य है वह किस में बदल जाता है, उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी।
यहां से हम जूल के तापन के नियम को समझ सकते हैं। अब एक और जो टॉपिक छोटा सा आता है इस चैप्टर का, लगभग लास्ट टॉपिक है, जो कि आपका है विद्युत शक्ति। क्या है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। और अगर इसका सूत्र देखें तो P बराबर होता है W बटे T। P बराबर कितना होता है? W बटे T। यहां पे किसकी बात की जा रही है? विद्युत शक्ति की बात की जा रही है। अगर T को हम क्या मान लें? एकांक। T क्या है? एकांक क्या है? समय है। तो एकांक समय में विद्युत धारा के द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत धारा के संबंध में ये विद्युत जुड़ा हुआ है ना, तो एकांक समय में विद्युत धारा के द्वारा किया गया क्या कार्य क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। एक लाइन की डिफिनेशन लिखेंगे कि एकांक समय में विद्युत धारा के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। अब यानी कि विद्युत शक्ति बराबर होता है W बटे T। आइए थोड़ा बहुत इसमें भी फेरबदल कर देते हैं। P बराबर आपका कितना है? W। W का मान कितना है? I स्क्वायर RT। तो इसके जगह पे रख लो कितना? I स्क्वायर RT। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो डिवाइड बाई कितना है? T है। अब ये स्मॉल t ही रहने दो, इस t से ये t क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां से P बराबर आपका कितना हो जाएगा? I इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं? आई स्क्वायर को I इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं? और I इंटू आर यह किसका मान होता है? ओम का नियम। V बराबर IR। तो IR के जगह पे क्या लिख सकते हैं? V। तो P बराबर यहां से लिख सकते हैं हम P बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगे और थोड़ा सा सुटेबल लगे। तो P बराबर इसके जगह पे हम रख लेंगे V। तो V इंटू कितना हो जाएगा? I। अब अगर शक्ति का मात्रक देखें, शक्ति का क्या देखें? मात्रक। शक्ति का क्या बनाए हम? मात्रक। तो शक्ति का मात्रक, शक्ति यानी कि P का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक अगर यहां से हम बनाएं तो शक्ति का मान कितना है? V इंटू I। V का मात्रक कितना होता है? वोल्ट। V का मात्रक कितना होता है? वोल्ट। वोल्ट इंटू कितना हो जाएगा? एम्पियर। वोल्ट इंटू कितना हो जाएगा? वोल्ट इंटू कितना हो जाएगा? एम्पियर। और मजे की बात आपको बताऊं कि जो वोल्ट इंटू एम्पियर जो होता है ना, वोल्ट इंटू एम्पियर जो होता है ना, यह किसके बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है? वाट। और वाट को ही हम कहते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बच गया है, घरेलू परिपथ। घरेलू परिपथ नोट्स में आपके दिया हुआ है। नोट्स यदि आप परचेज करेंगे तो वहां पे देख लीजिएगा। सिंपल सा लैंग्वेज है, उसमें कुछ विशेष है नहीं, परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत कम इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसे आप वहां से नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई हो, तो अपने दोस्तों तक बढ़ाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।